चलें जी, अस्सलाम वालेकुम जी, करें स्टार्ट। जी, टॉपिक हमारा है 26th अमेंडमेंट एंड एनालिसिस। और आपको पता है कि आज ही डेट, तो फिर आज ही के हिसाब से आज ही पाकिस्तान के दोनों जो ऐवान हैं उन्होंने 26th अमेंडमेंट जो है वो पास कर दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उसको रिकमेंडेशन की जो समरी है वो भेज चुके हैं। एंड इन शायद सुबह ही जो है वो प्रेसिडेंट साहब जो है वो उसको साइन भी कर दें। देन कर दिया साइन, बिल्कुल ठीक है, कर दिया है। तो दैट मीन्स कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द मोमेंट वी स्पीक। अब इस अमेंडमेंट को कम से कम 3 to 4 लेवल्स पे हम देखेंगे, ठीक है, तब जाके तो ये बात आपको समझ आएगी और पूरी बात करेंगे, मुकम्मल बात करेंगे। पहली चीज कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसके ऊपर ऑपोजिशन का एक मौकफ है कि ये पार्लियामेंट जो है इट इज अ सिलेक्टेड पार्लियामेंट। और मैं अब डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा कर दूंगा ताकि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। इसके पीछे आपने याद रखना है द इन्वायरमेंट ऑफ इलेक्शंस, कि किस माहौल में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस डिले हुए, ठीक है, इलेक्शंस के ऊपर जुडिशरी इन्वॉल्व हुई, ठीक है, इलेक्शंस के अंदर ऊपर जुडिशरी के दरमियान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है, प्रेसिडेंट के दरमियान, सब लोगों के जो दरमियान है एक लड़ाई का बाहस बना। याद होगा आपको, जिन दिनों ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि इलेक्शन की जो डेट है वो कौन दे, ठीक है, फिर पॉलिटिकल वायलेंस भी हुआ, ठीक है, फिर उसमें पीटीआई समेत बहुत सारी जो जमातें हैं उनका ये मौकफ है कि जी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जुदोकोब किया गया है, उनको जो है वो पकड़ा गया है, ठीक है, उनको जो है वो हरास किया गया है, ठीक है। और फिर जो निशान वापस लिया गया पीटीआई का, वो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। उस कन्फ्यूजन की वजह से जो पीटीआई का इलेक्टोरेट है, ठीक है, वो इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, उनकी जो सोसाइटी के अंदर जो उनका अपील थी वो कमज़ोर हुई, उसका उनको नुकसान हुआ। जो आज़ाद अरकान उनको इन्वॉल्व करने पड़े। फिर आपको पता है कि वो आज़ाद अरकान तब जब आ रहे थे तब किसी को नहीं पता था कि कल को क्या होगा। लेकिन जब वो आ गए और मखसूस नशिस्तों वाला मसला बना तो तब सबको अंदाजा हुआ कि अच्छा, ये आज़ाद अरकान का जो वर्ड है अगर ये चेंज हो जाए या इनका स्टेटस चेंज हो जाए तो वो किसी जमात को पार्लियामेंट के अंदर उसकी मेजॉरिटी को कैसे वो इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो पहला जो मैं क्वेश्चन एड्रेस करना चाहता हूं वो ये है कि क्या पाकिस्तान की ये जो पार्लियामेंट है, मौजूदा पार्लियामेंट, इसके पास ये मैंडेट है कि ये अमेंडमेंट कर भी सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं लेंगे, क्योंकि ये ना हो कि मैं पूरा लेक्चर या पूरी डिस्कशन कर दूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एनालिसिस पर और एंड पे आप कहें सर ये तो पार्लियामेंट ही जेली है। तो हम शुरू में तय करके चलते हैं, टीओआर बना के चलते हैं कि हमारे तज्जिए की ग्राउंड क्या है। तो अब जो बच्चे तो ये मानते हैं या जो मुआशरे के अफराद ये क्लियरली मानते हैं कि भाई इट इज अ डी फैक्टो पार्लियामेंट, डी फैक्टो पार्लियामेंट यानी कि इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। तो फिर उस हिसाब से अगर उसी आर्ग्यूमेंट के एतबार से सोचा जाए तो फिर इस पार्लियामेंट के पास इतनी बड़ी अमेंडमेंट करने का भी मैंडेट नहीं। जी, मेरी बात समझ रहे? फिर उनके पास ये अमेंडमेंट करने का मैंडेट, और अगर वो नहीं है, ठीक है, तो फिर इसका अगला जो चीज सामने आएगी, ठीक है, अब वो ग्राउंड्स मुख्तलिफ होंगी लेकिन ये अमेंडमेंट जो होगी ये चैलेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यही आखिरी अरबा होता है ना कि आप अमेंडमेंट को क्या कर दें, चैलेंज कर दें। तो ये रास्ता है एक। जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसके मुताबिक अभी चीजें चल रही हैं, वो ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान में रहते हो आप, जापान में नहीं रहते आप,
यहां 2013 का इलेक्शन खोल के देखो, पीपल्स पार्टी जो थी और एएनपी पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन बेचारों के ऊपर हमले ही नहीं रुके, दहशतगर्दों के। शायद आप लोगों की ये इमीडिएट मेमोरी में ना हो, लेकिन हमने वो इलेक्शन खुद देखा हुआ है। सही है। और इसी तरह जब 2018 का इलेक्शन था, तो उसने कहा यार उसमें भी वाजे नजर आता है कि एक जो पार्टी थी उसको सबसे आगे लगा दिया गया। बाकी जिसके जितने हाथ बांधे जा सकते थे, पीएमएलएन के भी हाथ बांधे गए, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हाथ बांधे गए। तो ये एक फैक्ट है। उन्होंने कहा कुछ नया नहीं हुआ, 2024 में भी यही हुआ है। ठीक है ना। ये वो इस तरह तस्लीम नहीं करते, लेकिन वो दबे लफ्जों में, क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना कि मैं किसी का नाम, मैं तो सबके ऊपर बात करूंगा। तो 24 में भी यही हुआ। ठीक। तो अब जो भी है ना, ये पार्लियामेंट गई है बंद। दूसरा इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि यार मुल्क के अंदर ना पहले अदम इस्तेहकाम है, हालात जो है वो बड़े कशीदा हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अभी हालात जिस तरह के चल रहे हैं। ठीक है। ये देखो ना, ये यूथ का जो अभी ये चला है, ये स्टूडेंट्स वाला। ठीक है। तो अब ये बहुत एक चीज जो है ना खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक है। क्योंकि आज मुझे पता चला है कि यहाँ पे लाहौर में गवर्नमेंट का जो गर्ल्स कॉलेज है, वहां पे भी लड़कियों ने जो है ना काफी नारेबाजी की है और रेजिस्टेंस वगैरह की है कि ये सेफ इन्वायरमेंट नहीं है और ये नहीं है, जो भी वो सारी सूरत है उसके ऊपर। ठीक है। तो ये बड़ी वोलाटाइल सी सिचुएशन है। तो ये कहते हैं यार इकोनॉमी का भी कोई हाल नहीं है, मुल्क पहले डूबा पड़ा है। ठीक है। तो अब हम इस चीज की अगर इन्वेस्टिगेशन में लग गए ना, ठीक है, कि जनाब ये इलेक्शन का ऑडिट हो, ये हो वो हो, तो ये कंट्री के लिए इस टाइम अदम इस्तेकाम लाएगा और लाएगा, और लाएगा डेफिनेटली। ये एक फैसला, लड़ाई सही हो या गलत हो, क्योंकि जब लड़ाई हो रही होती है ना, तो तब तरक्की नहीं हो रही होती। हक पे कौन है ना हक पे कौन है, ये बात की बात है। लेकिन लड़ाई से चीजें टूटती हैं। क्या ख्याल है आप लोग? मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है। एनीवेज, तो ये फिर इस बुनियाद पर आप इनको यूं कह लीजिए, मैंने बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज सोचा है, बहुत मुश्किल से। समझे, मैं कल से सोच रहा हूं कि इस चीज को क्या नाम, इस पे हो सकता है मैं कोई आर्टिकल भी लिख दूं इस बात के ऊपर। ये कि ये जो वर्ड है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ये अब जुडिशरी के ऊपर सिर्फ एप्लीकेबल नहीं रह गया। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, अगर इनका इस मौकफ के मुताबिक मान लिया जाए कि हाँ ठीक है भाई, पार्लियामेंट के पास हक है, क्या नाम है आपका उसका, अमेंडमेंट का, या इस मौजूदा पार्लियामेंट के पास, तो इसका मतलब है कि जो बंदे वहां पर डॉक्टर्ड या इंजीनियर्ड इलेक्शन के नतीजे में जीत के बैठे हैं, उनको तो पता है, उनकी पार्टीज को भी पता है कि हमारी एक्चुअल सीट्स कितनी है और हम किस तरीके से जीते हैं। लेकिन स्टिल उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि यार अब चूंकि पार्लियामेंट में आ ही गए हैं, तो अब शर्माना कैसा। यानी कि उन्होंने उस कैफियत को अपने ऊपर हकीकी तौर पर तारी कर ली है कि वी आर द लेजिटिमेट, लेजिटिमेट पार्लियामेंट। वो इस चीज को सीरियस ले गए। आप यूं कह सकते। ठीक है ना। तो मेरी नजर में, मैं यहाँ पे एज अ एनालिस्ट ये भी नहीं कह सकता 100% कि 100% चीजें जो है वो इस तरह हुई हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। अब ये मामला इन्वेस्टिगेटिव, जो पब्लिक परसेप्शन की बात है वो तो यही है कि अवाम की जो मेजोरिटी है, ठीक है, जो इन इलेक्शंस के रिजल्ट को अगर हम बुनियाद रखें, ठीक है, तो वो मौजूदा हुक्मरान के पास, जमात जो हैं, जमातें उनके पास उतना मैंडेट नहीं है। ठीक है। वो बहुत थोड़े जो सोसाइटी का हिस्सा है। ठीक है। तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी, इसीलिए कह रहा हूँ ना, 45 47 का ऑडिट जो भी चीजें हैं वो मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है। मुझे यही बात कल को अदालत बुला ले कि कल आप कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो फ्रॉड है, तो प्रूव करें। ये जज्बातियात की दुनिया और होती है, जो रियल लाइफ है उसमें फिर प्रूव करने, तो प्रूव करने के लिए फिर इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट होना है। तो वो फिर मैंने नहीं करना, वो तो किसी और ने करना। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? तो वो इस टाइम नहीं है, उस चीज को आगे बढ़ा जा रहा है मुल्क, जिस जिस सोच पे चल रहा है, जो सियासी सोच है इस टाइम,
वो नजरिया जरूरत की सोच है। ठीक है। और कल मियां नवाज शरीफ ने जो शेर पढ़ा है, द होल अमेंडमेंट इज समड अप इन दैट वन शेर। अब वो मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मफहूम था उसका, ठीक है, कि जीते हैं तो मरने नहीं देते, या जीने नहीं देते, और मरते हैं तो जीने नहीं देते। ठीक। कि मतलब सियासत के अंदर भी जो लोग हैं ना, जिनको ये पता है कि मामलात डीप डाउन क्या है, ठीक है, या फौज की जो मुदाखलत जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, वो किस हद तक है या कैसे चल रहा है इस टाइम निजाम, तो वो अंदर से वो कुड़े हुए तो हैं। उनके अंदर ये रंज और गम तो है कि हम फंस गए हैं, लेकिन साथ ही उनके जो मफाद हैं, ये इंसान बड़ी बड़ी एक एक डायनेमिक चीज है। ठीक है, यकीन कीजिए, अगर आप इसको इंसेंटिव ऑफर करेंगे ना, ये अपनी मोरालिटी, अपनी अखलाकियात को बड़ी हद तक ऐसे समझेगा कि ये है ही नहीं। और जब ये उसके ऑपोजिट सोचना शुरू करता है ना, फिर इसके अंदर मलाल और रिग्रेट जन्म लेता है। फिर वो रिग्रेट जो है वो इसको कहीं ना कहीं, इसके अंदर वो जो सच और हक की लड़ाई है, वो भी कराता रहता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इस टाइम चल रहा है, वो नेसेसिटी, नजरिया जरूरत का है, कि वो चीजें जो लेजिटिमेट नहीं है, लेकिन आज वक्त की जरूरत है। ठीक है। और इसमें मैं आपको एविडेंस के तौर पे को एम्पिरिकल एविडेंस दे सकता हूँ। जस्ट जो कौन बंदा था जो इस सारी अमेंडमेंट को, उस्मान भट्ट साहब कह रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो अयूब खान के दौर से चल रही है। भाई वो चल रही थी जुडिशरी में। अभी पार्लियामेंट ने, पहले भी पार्लियामेंट कॉम्प्रोमाइज हुई है, लेकिन हम इस अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि ये भी एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की पैदावार है, ये अमेंडमेंट। ठीक है। और क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी? कि वो चीज जो अदरवाइज इलीगल है, इलिजिटिमेट है, बिकम्स रेलिवेंट, लिजिटिमेट एंड लीगल अंडर द सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर करते हैं, और लिटरली कर भी रहे। ठीक है। अगर हम इस टाइम इलेक्शन के ऑडिट और उस चक्कर में पड़ जाएं, तो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी, गुर्बत, महंगाई के जो हालात चल रहे हैं, इधर तवज्जो कब, गवर्नेंस कब होगी फिर? हम तो पिछले कितने सालों से पाकिस्तान जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम में चल रहा है, जिसकी कीमत आम आदमी दे रहा है। क्या ख्याल है? नून लीग की वजह से हो या पीटीआई की वजह से हो, असर तो मेरे और आपके आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, महंगाई की शक्ल में, मायूसी की शक्ल में। ठीक है। और बहुत सारी चीजों की शक्ल में। डन होगी बात। तो हम इसको इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट की तरफ से क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, पार्लियामेंट्री डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो लिहाजा आज का लेक्चर इस असूल के ऊपर आगे बढ़ेगा कि पहले हम इस सवाल पे ये बात मान चुके हैं कि अच्छा यार, आप जो भी है पार्लियामेंट ने ये पास कर दी है, तो पेपर में भी आ सकती है, या वैसे भी हमें पता तो होना चाहिए ना। बेशक दिल से हम तस्लीम ना करें, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ना करें। नॉलेज तो हो ना उस चीज का, एक गलती भी की है अगलों ने, तो गलती का भी तो नॉलेज हो ना, कल को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसलिए दूसरी जो चीज है जो इस हवाले से इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये जो अमेंडमेंट है, ठीक है, इसकी कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, या आज का जो हमारी डिस्कशन होगी उसका कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है? तो यस है। अगर मैं कहूं कि बहुत अच्छी अमेंडमेंट है, तो ये पीटीआई या दीगर जो जमातें उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। अगर मैं ये कहूं कि ये बिल्कुल गलत है, तो वो फिर आप में से जो लोग पीएमएलएन या दीगर जो जमातें हैं उनको उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ऑफेंड हो सकते हैं। इसलिए दोनों घरों को, दोनों घरों की हैप्पीनेस के भी पॉइंट्स आएंगे, और दोनों घरों की जो सैडनेस है उसके भी पॉइंट आएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा काम है, हमने हर एक को क्रिटिकली देखना है। ठीक हो गया? तो ये इसलिए इसकी एक पॉलिटिकल साइड जरूर है, दरमियान में कुछ बातें जो है वो आपका जो मौकफ है उसके साथ एग्री कर रही होंगी, और बहुत सारी चीजें जी वो डिसएग्री कर रहे होंगे। ठीक हो गया? तो इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो जरूर है। डन होगी बात। और तीसरी चीज, जी, कोशिश कीजिएगा
कि जो सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव्स हैं, ठीक है, जो सोशल मीडिया, खालिस्तान सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, जो चीजें ऑफिशियल हैं या लीगल हैं वो तो ठीक है, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो तज्जिया है आपका, वो इट शुड नॉट हार्म यू, यानी कि आपके जहन में ये नहीं रहना चाहिए जब आप ये गुफ्तगू सुनेंगे। हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, यानी कि दीज आर द ग्राउंड्स जिसके ऊपर मेरा ये लेक्चर बेस करेगा। एक, हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करेंगे और विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात, ठीक है। हमारा काम सोशल मीडिया के ऊपर किसी बयान को जस्टिफाई करना नहीं होगा। डन होगी बात। तो ये चीजें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। अब आते हैं सबसे पहले कि ये जो अमेंडमेंट है, ठीक है, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, सबसे पहला जो बड़ा हेडर है जिसके तहत आपने इसको डिस्कस करना है, उसका ताल्लुक है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के साथ। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो एक डाली थी यूट्यूब पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से, तो जो लोग अभी दोस्त उसको नहीं देख सके वो आप लाजमी देखिएगा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा उस हद तक, ठीक है। तो वो छोटी सी वीडियो एक लाजमी देखिएगा, फिर आपको इसका और मज़ा आएगा, ठीक है। चलें जी, तो सबसे पहले जो तरीक़ाकार है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, ठीक है, इसको बदला गया है। इसके अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी तब्दीली आई है, और वो तब्दीली ये है कि दो इदारे, एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरा पार्लिमानी कमेटी, ठीक। तो ये दो इदारे अंडर ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175A, ये इसका रेलिवेंट आर्टिकल है जी। तो पहले क्या हो रहा था जी, पहले ये हो रहा था कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसकी राय पार्लिमानी जो कमेटी की राय थी उसको सुपरसीड कर जाती थी, ठीक। यानी कि जो वर्ड पार्लियामेंट है, ठीक है, ये सिर्फ जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक गुजरगाह थी, लेकिन ये कभी भी इनको सुपरसीड नहीं कर सकते थे। पार्लिमानी कमेटी जो थी वो सुपीरियर नहीं थी इस मामले में। जुडिशियल कमीशन की जो राय थी वो फाइनल थी, ठीक है। और उसके बाद ये मामला जो था ये प्राइम मिनिस्टर को चला जाता, और प्राइम मिनिस्टर किसको भेज देता? प्रेसिडेंट को। दैट्स इट, ठीक है। और मोस्ट, दूसरी चीज जो पहली ये होगी, और दूसरा, पहले मोस्ट सीनियर जज जो था सुप्रीम कोर्ट का, ये अब इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट सीनियर जज जी, इसको अपॉइंट किया जाता था एज अ चीफ जस्टिस, नेक्स्ट चीफ जस्टिस। और इसी वजह से अक्सर आपने टीवी पे सुना भी होगा कि जजेस की इवन आने वाले 5-7 चीफ जस्टिस का भी ऐलान हो चुका होता है, क्योंकि वो मुद्दत मुलाजमत के हिसाब से वो देखते रहते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस दौर से इस दौर तक इसका टेन्योर रहेगा, इस दौर से इस दौर तक इसका टेन्योर रहेगा। ये आप लोग प्लीज, ठीक है। तो ये थी पुरानी सूरत हाल, ये थी पुरानी सूरत हाल। अब इसके ऊपर जो अमेंडमेंट है, न्यू इसका जो वर्जन है वो बड़ा दिलचस्प है। नंबर 1, कि जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बनाई गई है, ये उसी के आगे मतलब कह लो एक्सटेंशन है, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी। और अब ये नाम भेजेगी 3 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनमें से, ठीक है। यानी कि अब चीफ जस्टिस की जो दौड़ है उसमें जो पहले 3 सीनियर्स हैं वो तीनों शामिल हैं। अब जिन बच्चों को आप में से पता नहीं है, उनकी सहूलत के लिए यहां लिख देता हूं। आप आसान लफ्जों में कह सकते हो सीनियोरिटी प्रिंसिपल के ऊपर
अब सीजे अपॉइंट नहीं होगा। पहले किस पे हो रहा था? सीनियोरिटी पर हो रहा। तो सीनियोरिटी प्रिंसिपल जो है इसको अब थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया, इसको डिस्करेज किया गया। ठीक है। और साथ जो उसकी कंपिटेंसी है, परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको भी कहले मद्देनजर रखा जाए। या इट इज द चॉइस ऑफ द स्पेशल पार्लिमानी कमेटी, ठीक है, कि वो जो है वो भेजे। ठीक है, डन होगी बात। और दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि पहले जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था, ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल था। लेकिन अभी जो है, जो पार्लिमानी कमेटी है, ठीक है, ये पावर्स जो है यानी कि वो शिफ्ट हुई है फ्रॉम जुडिशरी टू पार्लियामेंट। ठीक है। तो यहां पे तज्जिए की खातिर लिख लें कि पाकिस्तान मैं इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को अक्सर कहता हूं या दोस्तों को कि यार बहुत सारी जो चीजें हैं ना, इनको कभी भी आप किसी पार्टी का बन के मत सुने, वरना नुकसान हो जाएगा। कैसे? अब आप गौर करें कि क्या जजेस की जो अपॉइंटमेंट है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान उन एग्जाम्पल्स में से है जहां जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जजेस अपॉइंट्स द जजेस। ठीक। अब पार्लियामेंट की नीयत क्या है, ये क्या है, वो छोड़ दें आप। लेकिन जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार वो हमेशा अपने पास रख लेते हैं और किसी को लिफ्ट नहीं करानी। भाई क्यों नहीं करानी? क्या वजह है? ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। करप्शन के, पर्सनलाइजेशन के, फेवरेटिज्म के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए, जी जी, तो इसलिए फिर लाजमी है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वो चेंज हो। जी जी, ये मैं इसीलिए कहा था कि आप लोग ये वाली वीडियो, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाली जो वीडियो पहले से है, तरीकाकार है, वो देख लें। क्योंकि ये तरीका 18वीं तरमीम के अंदर जो है ये लाया गया, लेकिन उसको फिर 19वीं तरमीम के अंदर रिवर्स भी कर दिया गया था। ठीक है, मैं इसीलिए अभी उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा। फिलहाल हम इस अमेंडमेंट के अंदर रहना चाह रहे हैं। समझ आ गई बात की? तो अब जो है पार्लिमानी जो कमेटी है वो बनाई गई है और उसके पास पावर्स है। अब मजे की बात क्या है, ये कमेटी पहले भी होती थी जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन अब जरा लिखिएगा कि उसके जो मेंबर्स थे पहले वो 8 थे। ठीक है, चार चार, चार नेशनल असेंबली से, चार सेनेट से, चार अपोजिशन से, और चार जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वहां से। अब ये कमेटी होगी 12 मेंबर्स के ऊपर। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि अब 8 होंगे नेशनल असेंबली से और 4 होंगे सेनेट से। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि 50-50 का प्रोपोर्शन था ना पहले, 50-50, यानी कि 4 लोग ही हुकूमत से और 4 ही ऑपोजिशन से। अब की दफा इसको चेंज कर दिया गया है। अब इस कमेटी के अंदर जो आपको तादाद अपना सीट वो मिलेगी, बराबरी, नुमाइंदगी, वो मिलेगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एतबार से। जी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिस पार्टी की जितनी सीट्स हैं उस तनासुब से उनको यहाँ नुमाइंदगी मिलेगी। हाँ जी, 4। ठीक है ना। और दूसरी जो चीज की गई है वो नेशनल असेंबली को प्रायोरिटाइज किया गया है। पहले 4 ही नेशनल असेंबली के अंदर थे, 4 ही सेनेट के पास थे, लेकिन अभी नेशनल असेंबली को प्रायोरिटाइज किया गया। और अगली बात, ये जो मेंबर्स होंगे इनको स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ये नोटिफाई करेंगे।
नॉमिनेट तो ऑब्वियसली उनकी अपनी अपनी पार्टीज करेंगी ना, कायदे वान और कायदे हिस्ब इख्तलाफ। लेकिन नोटिफाई कौन करेगा? चेयरमैन सेनेट, सेनेट वाले बंदों को, और स्पीकर जो है। और कमेटी ये जो फैसला लिया करेगी, ये 2/3 मेजोरिटी से लेगी, मिनिमम ये रिक्वायर्ड होगा। जी, 2/3 मेजोरिटी की बुनियाद पर ये नाम रिकमेंड करेंगे। और इसके बाद एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, वो ये हुई है कि चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट है, मुद्दत है, उसको फिक्स कर दिया गया है। अब ये 3 इयर्स है। इन दोनों में से जो चीज भी हो जाए पहले, ठीक है, जब वो चीफ जस्टिस बन गया तो वो कितनी मुद्दत के लिए बने? 3 के लिए। लेकिन अभी 2 साल ही हुए थे कि वो 65 साल का हो गया, तो वो रिटायर हो जाए। और अगर वो 3 साल की मुद्दत पूरी कर ले, लेकिन उसके बाद भी वो अभी 20 ईयर्स का भी हो, तो वो रिटायर हो जाए, क्योंकि उसने कितनी मुद्दत पूरी कर ली है? 3 साल। ये फिक्स कर दिया गया टेन्योर। डन होगी बात। तो ये जितनी भी अभी तक हमने पार्ट पढ़ा है, इसको आप सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर ट्रीट करेंगे। द चेंज इन द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसका फायदा है पाक अफेयर के लिए। जी जी बिल्कुल। उसके लिए क्या नाम है, सी लॉ के लिए, पोल साइंस के लिए, और ओवरऑल आपको पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मेथड इन पाकिस्तान। डन होगी बात। ये इसका एक चंक है। ठीक है। अब दूसरा जो चंक है, उसका ताल्लुक भी जुडिशरी के साथ ही है, और वो लिखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, जुडिशियल कमीशन के स्ट्रक्चर पे भी जो है वो चेंज हुई है, बिल्कुल हुई है, उस पे भी करेंगे बात। अच्छा जी, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जी, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है। तो इस सारी चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 184, 185 और 186, इन तीनों आर्टिकल्स में इनके अंदर दी हुई है सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। यहां पे है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यहां पे है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, और यहां पे है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। और खास तौर पे इनमें से जो चीज हमेशा से फसाद का जड़ रही है, वो रहा है 184, और पर्टिकुलरली 184(3), जो पावर देता था जुडिशियल रिव्यू की, या अपना क्या कहते हैं, सो मोटो पावर, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो पावर। अब यहां आप बयानियां सुनेंगे कि अदलिया के ऊपर हमला हो गया है, अदलिया की पावर्स जो है वो कटेल की गई है। ठीक है, मैंने कहा ना, वो एक अपनी तौर पे देखा जाए तो फैक्ट है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब ये एक आर्टिकल का जो इस्तेमाल करे कोई चीफ जस्टिस, तो हमारे जहन में दो टेन्योर आ जाएंगे। मैं आपको दो एम्पेरिकल एविडेंस दे रहा हूँ। एक अपना क्या नाम था, इफ्तिखार चौधरी इरा। ठीक है, इफ्तिखार चौधरी इरा एंड साकिब निसार इरा। ठीक है। अगर आप ये आर्ग्यू करना चाहते हैं ना कि 184(3) के तहत जो सो मोटो की पावर थी वो ले ली गई है और इससे मुल्क का नुकसान हो गया है, तो फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी ये तैयार पड़ा हुआ है कि जब इस पावर का इतना एक्सेसिव और नाजायज इस्तेमाल हुआ कि ना सिर्फ उस वक्त की जो गवर्नमेंट्स थी उनको मफलूज कर दिया गया, ठीक है, बल्कि उनके उस वक्त के जो दिए गए फैसले हैं, बाद में वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट पे की।
ठीक है, यानी कि जुडिशरी के फैसले भी वजीर आजम के फैसलों ही की तरह हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। यानी कि जिस तरह अगर वजीर हुकूमत अच्छे फैसले नहीं करती तो महंगाई बढ़ जाती है, चीजें खराब हो जाए। तो लोगों को अभी समझने में ये वक्त लग रहा है कि जुडिशरी का क्या लेना देना होता है। भाई जुडिशरी तो चुप करके फैसला देती है और उससे क्या अदम इस्तेकाम आता है। तो मेरा ख्याल है अब आपको बड़ा समझ आ रहा होगा कि जुडिशरी अगर इंटरफेयर करे, ठीक है, तो वो किस तरह से करेगी। ठीक है, फिर इसी टेन्योर में क्या हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर है उनको डिसक्वालीफाई किया गया। ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी साहब नहल हुए। ठीक है, क्या सजा थी जी, आप सिर्फ खड़े हो जाएं टिल राइज, और जिसको सजा हो जाए वो बेचारा जो है वो पाकिस्तान में फिर बाद में उसके लिए मसला है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब इसकी तशरीह हुई नवाज शरीफ केस में, तो जुडिशरी ने कहा ये लाइफ टाइम बैन होगा। अब वो 62-63 में ये तो लिखा हुआ है कि बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि वो लाइफ टाइम हो जाएगा। तो वो जुडिशरी ने उसकी तशरीह में ये लिख दिया। कहने का मकसद है कि ऐसा नहीं है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। और एक अंग्रेजी की कहावत है कि लॉन्ग डिस्प्यूट मीन्स दैट बोथ पार्टीज आर रॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ बोथ पार्टीज हु आर सैडली रॉन्ग। बोथ पार्टीज आर रॉन्ग। अगर ये 184(3) के तहत इनसे सो मोटो की पावर वापस ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई जुडिशरी ने भी कोई प्रिटेक्स्ट छोड़ा हुआ है, मसले हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा जब आज के बाद यहाँ पे ये जो इसको यूज, अच्छा इसमें मैं एक पहले बता दूं कि पहले जो सो मोटो लेते थे ना, इसमें एक छोटा सा छोटी सी नुक्ता है, ये याद रखिएगा। पहले सो मोटो जो लेता था वो सीजे लेता था। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया है, अब उससे एक अच्छी बात ये हो गई कि सीजे की पावर चलेगी बेंच को। सीजे की पावर चलेगी बेंच को, 3 रुकनी कमेटी को। ठीक है, अब वो डिसाइड करते हैं, वो 3 मेंबर जो बेंच या 3 मेंबर जो कमेटी है जजेस की, 2 सीनियर मोस्ट और एक सीजे, ये डिसाइड करते हैं मिलके कि यार इस मामले के ऊपर सो मोटो लेना भी है या नहीं लेना। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे? तो इससे अच्छा हुआ क्योंकि सीजे अकेला तो पहले, ये सीजे अकेले होते थे तो सारी पावर एक्सरसाइज कर रहे थे ना, जो इनका दिल करता था, बादशाह बने हुए थे। तो ये अच्छी चीज हुई, लेकिन ये भी काफी नहीं थी। तो क्या हुआ, अब जो अमेंडमेंट आई है उसमें लिखें कि जो एप्लीकेशन उस बंदे के सामने होगी, जज के सामने, जिस पर वो सो मोटो लेगा, अच्छा ये भी याद रहे कि खत्म पावर नहीं की है। अभी मैं देख रहा था कुछ दोस्त बोल लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पावर को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। खत्म नहीं किया गया, बल्कि उनको कहा गया है कि जो मुद्दा आपके सामने आया है ना, आपका काम है उस मुद्दे की हद तक अपना फैसला देना। इसके पीछे कहानी अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट में आपको सुना सकता हूं। लाहौर हाई कोर्ट में से एक मुकदमा गया सीसीपीओ गुलाम डोगर साहब का, ये जिसके अंदर फिर बाद में वो लिया गया है, जो है वो ये इलेक्शंस की डेट वाला मामला। अब उसके अंदर बहस हो रही है, वो मामला है इस चीज का। तो वो जजेस ने उसके ऊपर पूछा कि क्या है, क्या चल रहा है ये, है कि ये इलेक्शन, सारी ये जो सीसीपीओ वाला मामला, उसी सीसीपीओ वाले केस के अंदर जजेस ने इलेक्शन के कमीशन के जो सेक्रेटरी था, ये जो भी वो बंदा था, उसको तलब कर लिया कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। फिर वो ही दोनों बंदों ने एक खत लिख दिया कि जी ये मुकदमा क्या किया जाए, ये 184(3) में, या इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो डील करे। और इस तरह वो मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया, टेकअप कर लिया। अब इसके अंदर बड़ी लीगल अनोमलीज है इस बात के अंदर कि किस तरीके से ये हो गया। तो इसलिए अब उन्होंने ये कहा है, मैं इसकी आपको एक मिसाल दूंगा, आपको शायद इस पे समझ नहीं आएगी क्योंकि जिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं है। मिसाल ये है कि आपके सामने एक केस आता है कि मिस्टर ए को आग लग गई है, किसी ने लगा दी है, ओके, और कोई उसको बचाने नहीं आया और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि मिस्टर ए की मदावा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर लेती है
कि हाँ यार ये बंदे के साथ ज्यादती हुई है, तो अगर हम भी ये काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, वो सो मोटो ले लेते हैं। लेकिन जब वो फैसला उसका सुनाएंगे, तो वो एक केस को बुनियाद बना के ना, दिल करे तो चीफ सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दे, दिल करे तो कई वजीर खारजा को गिरफ्तार कर लो। इस तरह के जब फैसले आएंगे, तो फिर पार्लियामेंट को ये लिखना पड़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जज के सामने जो उस टाइम उस केस के फैक्ट्स हैं, वो उस केस के फैक्ट्स के ऊपर फैसला दे, वो जनरल पॉलिसी तय ना करे, वो हुकूमत को या पार्लियामेंट को आगे ना लगा ले कि भाई अब मैं चलाऊंगा मुल्क, आपसे मुल्क ठीक नहीं चल रहा। कंटेंट्स में रहने का मतलब है कि केस के ऊपर रहें, केस जैसा मर्जी सुने, जो भी आपने फैसला देना है वो दें। लेकिन ये काम डाल के ये एक एक एप्लीकेशन को बुनियाद बना के आप पूरे की पूरी पॉलिसी जो है ना उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, कहीं पर कोई पार्किंग का मसला हो गया, चीफ जस्टिस ने पार्किंग पे सो मोटो ले, उसने पूरे मुल्क की पार्किंग ला के रख दी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कहीं पे कोई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, इसमें बड़ा मशहूर केस है PKLI केस, जो पंजाब किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट था, उसके ऊपर जो सो मोटो लिया गया था। PIA पे लिया था, रेकोडिक पे भी लिया था, बहुत सारी चीजों पे लिया। जी क्लियर होगी बात। तो ये इसके जो क्या कहते हैं, जुडिशरी की जो ये पावर है, इसको जो क्रिपल आप कह रहे हैं, तो ये क्रिपलिंग के पीछे जो फैक्टर्स हैं वो भी मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि तज्जिया करने में आपको क्या रहे, आसानी रहे। डन होगी बात। अच्छा जी, इसी तरह आगे बात करेंगे कि आर्टिकल 199, ये हाई कोर्ट की पावर है। ठीक है, ये 184 उसकी है, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की, और ये 199 हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट को भी यही कहा गया है कि भाईजान, जो कंटेंट्स है एप्लीकेशन के, ठीक, विद इन द लिमिट्स, यानी कि आपने एप्लीकेशन की जो जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर नहीं जाना। ओहो भाई, वो केस सामने होगा ना, मुख्तारा माई का केस है तो बात सिर्फ मुख्तारा माई के केस तक होगी। वो सबकी होगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट सारी को बुला के तो आप उधर पूरी पूरी के पूरे वो केस या पूरा वो मुद्दा जो पॉलिसी आप तय कर दें। अगर गंदे पानी का मसला बने लाहौर में, तो उस लाहौर की हद तक गंदे पानी का मसला उसको एड्रेस कर दें। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप वो डैम बनाना खुद शुरू कर देते हैं। अगर मैं अब ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन असल बात ये है कि फिर आप खुद कहते हैं कि मैं अब डैम बनाऊंगा, तो वो आप नहीं बनाएंगे, आईनी तौर पर ये काम एग्जीक्यूटिव ब्रांच के उसमें आता है, अ, दायरे में आता है। ठीक है ना, तो ये होगा। डन होगी जी बात। ठीक है, और हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर भी सेम यही जो पावर की क्रिपलिंग है वो अप्लाई होगी, और आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसके दायरा कार में रहना। ठीक है। अच्छा जी, और मजे की बात यह है कि वैसे भी अब ये सारी जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ जो क्रिमिनल और सिविल और बाकी केसेस होंगे उनके अंदर होंगी। जितने भी मैटर्स जो यहाँ 185(4) में जिनका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बेट्स में आएंगी, और यही हमारा अगला पॉइंट भी शुरू करने लगा हूं मैं, नेक्स्ट आप लिख लें, जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कह रहे थे ना, वो फिर कोर्ट तो नहीं बनी अलग से, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आइडिया आ गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। डन होगी बात। चलें, अभी हम सिर्फ 2 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, और उसके बाद आप उतनी देर ज़रा इसको थोड़ा ऑब्जॉर्व कर लें। ठीक है, और फिर हम शुरू करते हैं, 2 मिनट की सिर्फ ब्रेक कर। ठीक।
अच्छा जी, अब आ रही है। चले, ठीक है। जी जी। तो अपॉइंटमेंट जो है जजेस की, उसके लिए जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है। और पहले जो असूल फॉलो होता था वो था जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीनियोरिटी का। अब जो होगी, अब परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएशन भी होगी। ठीक है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर किसी की परफॉर्मेंस से वो इवेल्युएट नहीं है, खुश नहीं है, तो एक रिपोर्ट बनेगी और उसमें जज जो है उसको रिकमेंड किया जाएगा कि बस सर आप इन इन चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है, ये चीज़ें, इन ये इश्यूज हैं, इन चीज़ों को देखें। उसके बाद दोबारा से फिर रीइवेल्युएट किया जाएगा। और अगर अब की बार भी वो रिपोर्ट ठीक नहीं होगी, ठीक है, तो वो सीधा जाएंगे अपना, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, वो रेफरेंस जाएगा सीधा, या वो रिपोर्ट जाएगी सीधी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या है, ठीक है, वो ये ज़हन में रख लें कि ये जजेस की परफॉर्मेंस ही की, डिसिप्लिनरी जो मामलात हैं उसी की ये एक कमेटी है, काउंसिल है। ठीक है, जो जजेस को निकाल भी सकती है और निकाला भी है। ठीक है, करप्शन के ऊपर, डिफरेंट जो इस तरह के एलिगेशन है उन चीज़ों के ऊपर। तो इसका मतलब है कि अब जो जजेस हैं इनकी जो स्क्रूटनी है, ठीक है, वो होगी, परफॉर्मेंस के ऊपर ये एलिवेट होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सीनियरिटी की बेस पर जो है वो ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा आप एज में बढ़े तो बस फिर ठीक है, फिर आप जैसे मर्जी करें। इस तरह ये प्रिंसिपल जो है असल में इसको थोड़ा क्या किया गया, डिस्करेज किया गया, इस प्रिंसिपल को डिस्करेज किया गया। अगली चीज, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की गई है। न्यू जुडिशियल कमीशन वो बनाया गया और इसमें बड़ी चेंज है। लेकिन इसके लिए पहले आपको पुराने का पता होना चाहिए। तो पुराने में एक सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चार सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, एक रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस रिटायर्ड। तो ये टोटल मिला के 6 लोग थे जिनका ताल्लुक जुडिशरी से है। एक लॉ मिनिस्टर, एक अटॉर्नी जनरल, और एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये 3 लोग ये थे। तो 6 और 3, 9। अब इनके अंदर गौर से देखें तो एडवोकेट हो गया वकला की नुमाइंदगी, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी, और अटॉर्नी जनरल एंड लॉ को आप कह लें कि ये गवर्नमेंट की या एग्जीक्यूटिव ब्रांच की नुमाइंदगी होगी। लेकिन फैसला तो होना है 5-4 से। तो फिर भी ये मेजोरिटी किसने अपने पास रखी, जुडिशरी ने। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि जजेस अपॉइंट द जजेस। अब क्या किया गया है, ठीक है, अब ये किया गया है कि जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका जो हेड है वो वही है, चीफ जस्टिस ही है। ठीक है। उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, 4 नहीं, 3। अच्छा, पहले ये एक कौन होता था, इधर गौर कीजिएगा, रिटायर्ड जज या सीजे। आपको पता है इसको अपॉइंट कौन करता होता था, चीफ जस्टिस। अब की बार इस मेंबर को निकाल के इसकी जगह एक और नया मेंबर लाया गया और उसको कहा गया प्रिजाइडिंग जज। प्रिजाइडिंग जज। अब ये प्रिजाइडिंग जज कौन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कह रहे हैं, उनका जो हेड होगा ना, उसका नाम होगा प्रिजाइडिंग जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है। तो इस एतबार से असल जो इसके पीछे फिलॉसफी है वो ये है कि सीजे पहले उस बंदे को खुद नॉमिनेट कर लेता था। अब ये बंदा तो एक तरीकेकार के साथ नॉमिनेट होगा ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस हैं, ठीक है, उनका जो फॉर्मेशन है वो ऐसे थोड़ी हो जाएगी।
उसका तरीकाकार है, अभी आगे आएगा, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये 4-5 लोग हो गए। अच्छा, एक वकील साहब है, एडवोकेट साहब उसी तरह, लेकिन अब जरा ये इसके लिए ये असूल लाए कि जो बंदा जो है ना वो, उसके कह लें कि पहले होता था कि सीनियर मोस्ट या एक मोस्ट सीनियर, अब उन्होंने जरा उसको स्पेसिफिक कर दिए। जी, प्रिजाइडिंग जज जो है उस्मान, जो हमारी वो है अपना क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस बनेंगे उनका जो हेड होगा, उधर भी तो एक कह ले सीजे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का सीजे, उसका नाम प्रिजाइडिंग जज है। ठीक है जी, उसका जो हेड है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी हिस्सा बना दिया ना उसको साथ साथ। अच्छा, एक एडवोकेट साहब हो गए, एक अटॉर्नी जनरल साहब हो गए। ठीक है, ये पहले भी थे। एक लॉ मिनिस्टर है, ये भी पहले थे। ठीक है, कितने हो गए? 3, एक 4 और 5, 6, 7 और 8। ठीक है, और अब जो इससे भी इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो लिखेंगे आप। 2 लोग अब सेनेट से भी आएंगे, 2 लोग अब नेशनल असेंबली से भी आएंगे, और एक विमेन या नॉन मुस्लिम मेंबर भी होगा। लेकिन ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होगा, बल्कि ये वो बंदा या बंदी होगी, या वो मुसल अपना वो होगा, नॉन मुस्लिम होगा, जो सेनेट के अंदर टेक्नोक्रेट की जो सीट है ना उसके ऊपर अहलियत रखता हो। समवन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ सेनेटर ऑन द सीट ऑफ टेक्नोक्रेसी। मेंबर होना लाजमी नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन रखता हो बस। और ये आपकी पार्टी आपको नॉमिनेट करेगी। ठीक है, सॉरी, स्पीकर, और नॉमिनेट करने से मुराद है कि नोटिफाई उसको कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ठीक है, और इसका जो लिख लें कि टेन्योर होगा वो 2 साल होगा। यार वो फिर टेक्नोक्रेसी के अंदर तो आगे जाहिर बात है ना, उल्मा का नाम नहीं शामिल, टेक्नोक्रेट का वर्ड शामिल। ठीक है, टेक्ना या उल्मा करे, वो आगे आपकी अपनी मर्जी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 5 ये एडिशनल जो मेंबर्स हैं, ये अब कह लें कि पार्लिमान की नुमाइंदगी करते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, फिर जो लॉ मिनिस्टर है और अटॉर्नी जनरल है वो हुकूमत की करते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की नुमाइंदगी कर रहा है, ये वुकला की नुमाइंदगी हो रही है। और यहाँ कह लें कि खवातीन का या नॉन मुस्लिम वाला जो टच है वो भी जरा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑब्वियसली वेमेन का भी कोटा है और नॉन मुस्लिम का भी कोटा है, तो शायद जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके माइंड में यही चल रहा था कि भाई जुडिशियल कमीशन जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसके अंदर भी फिर हम उसी तरह ही लेके आए जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो इट इज अ गुड साइन। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। तो अब ये जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसका जो स्ट्रक्चर है उसको फिर क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया गया। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा जो एनालिसिस है वो एनालिसिस ये है। जी, एनालिसिस ये है। नहीं नहीं, 1 और 1 नहीं है रौनक, ओनली 1। ठीक है, अब इसका एनालिसिस ये है कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अब एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बनाया गया। ठीक है, डायनेमिक इंस्टीट्यूशन बनाया गया। पहले उसके अंदर जो है वो, जी पहले उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी की डोमिनेंस थी। ठीक है, अब जरा मेंबर्स की तादाद गिने, तो 5 लोग हैं जुडिशरी से, और 5 किससे हैं? पार्लियामेंट से, 2 हुकूमत से या एग्जेक्टिव ब्रांच से, और एक वुकला से।
ठीक है, तो अब इसको 13, जी बिल्कुल जी, तो 13 जो अरकान है अब उनके ऊपर ये मुश्तमिल हो। तो लिख लें कि इट सेल्फ इसकी डेमोक्रेटाइजेशन हुई है। ठीक है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डेमोक्रेटाइज किया गया और जुडिशरी और पार्लियामान को बैलेंस किया गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अच्छा जी, अब इसका एक हिस्सा रह गया अभी, वो फिर लेक्चर काफी अब लंबा हो गया, तो एक हिस्सा रह गया। ठीक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का। ठीक है, तो वो फिर मैं खुद ही किसी टाइम पे अभी आजकल में रिकॉर्ड करके तो वो मैं अलग से डाल दूंगा। ठीक है, ताकि लेक्चर भी पूरा हो जाए। ठीक है, और वो फिर हमारा उसके ऊपर टाइम भी नहीं लगे। डन होगी बात? ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू।